सर्वज्ञशाला की इस ऑनलाइन क्लास में मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम जनवरी से जुलाई 2024 के संपूर्ण करंट अफेयर पे चर्चा कर रहे थे, तो आज भी देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को और उसकी विस्तृत चर्चा भी देखेंगे। मैं एक बात बोलना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे। जो गंभीर विद्यार्थी है वह अच्छे से जानता है कि करंट अफेयर का वेटेज किसी एग्ज़ाम में कितना होता है। मैं यहाँ यूट्यूब पे देखता हूँ, बहुत लोग हैं जो पूरे एक वर्ष का करंट अफेयर 4 घंटे में कंप्लीट करवा देते हैं। वह यह कैसे कर पाते हैं वही जानते हैं और पढ़ने वाला विद्यार्थी ही जानता है। टाइटल होता है कि एक वर्ष का करंट अफेयर का एक दिन में सफाया। तो सफाया उसी प्रकार पेपर भी कर देता है जब हमारा रिजल्ट आता है या जब हम पेपर देने के बाद निकलते हैं। करंट अफेयर्स को हम डेली पढ़ते हैं, उसके बाद रिवीजन करते हैं और करंट अफेयर्स में सभी सेक्टर सभी क्षेत्रों से करंट अफेयर्स को पढ़ना होता है। तो जब आप क्लास को पूरा देखेंगे तभी आप मूल्यांकन कर पाएंगे कि करंट अफेयर कैसे पढ़ा जाता है। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और क्लास को पूरी देखिए। तो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को, देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। पहला है आपका ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग स्कीम, जिसे शॉर्ट में टीम योजना बोलते हैं। नई योजना एकदम प्रारंभ की गई है और यह योजना एमएसएमई मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? ई कॉमर्स को बढ़ावा देना। इसके तहत सूक्ष्म और लघु उद्यम को ONDC जिसे बोलते हैं ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर रजिस्टर किया जाएगा। यानी MSME को किस पर रजिस्टर किया जाएगा? ONDC पर। और इस पर जो कुल परिव्यय होना है और 277.35 करोड़ रुपए इस पर खर्च किया जाएगा और इसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लागू करेगा। तो यह ध्यान रखिएगा, MSME मंत्रालय ने शुरू किया गया है। और MSME मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल नए हैं और इनका नाम है जीतन राम मांझी, जो कि बिहार के हैं। और इनकी पार्टी का नाम है हम पार्टी। हम का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। तो यह इनकी पार्टी है और ये इस पार्टी के इकलौते सांसद ये गया लोकसभा बिहार से बने हैं। एक पार्टी के एकमात्र सांसद हैं और वो अभी ये कैबिनेट मंत्री बने हैं, MSME मंत्री। तो इनको ध्यान रखिएगा, जीतन राम मांझी। तो टीम योजना ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग स्कीम है, इसको ध्यान रखना है आपको। फिर अगली जो खबर है अगला करंट अफेयर्स में, वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ अपने 2 दिवसीय यात्रा पर आई थी 21 से 22 जून। हालांकि बांग्लादेश में बहुत ही इनस्टेबिलिटी है इस समय, फिर भी यह इम्पोर्टेंट होगा करंट अफेयर, क्योंकि ये आई थी यात्रा पर और कुछ दोनों देशों के बीच MOU हुए थे, तो उसको भी ध्यान रखना है। समझौते भी आपको ध्यान रखने हैं। तो इस यात्रा से पूर्व शेख हसीना 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुई थी। उसके बाद 21 और 22 जून के लिए भारत देश में आई। 22 जून को PM मोदी और शेख हसीना में जो है नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। और वार्ता के बाद भारत और बांग्लादेश ने तीस्ता नदी जल के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक मेगा परियोजना सहित 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। बस यही आपको 10 समझौते ध्यान रखने हैं। इन समझौतों में व्यापक आर्थिक साझेदारी पर वार्ता शुरू करने और रक्षा संबंधों को बढ़ावा देना भी शामिल है। दोनों पक्षों ने डिजिटल क्षेत्र, समुद्री अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी, रेलवे, अंतरिक्ष, हरित प्रौद्योगिकी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत और बांग्लादेश ने राजशाही और कोलकाता के बीच नई ट्रेन सेवा, चटगांव तथा कोलकाता के बीच नई बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। जैसा कि आपको पता ही होगा, इससे पूर्व
भारत और बांग्लादेश के बीच 2 ट्रेन चलती थी। एक थी मैत्री एक्सप्रेस जो कि कोलकाता से लेकर ढाका तक मैत्री एक्सप्रेस थी, जो कोलकाता से ढाका, और दूसरी जो थी वह थी बंधन एक्सप्रेस, जो कि कोलकाता से कहाँ तक, खुलना तक। दोनों कोलकाता से हैं, बस एक ढाका तक है, एक खुलना तक है। तो खुलना बांग्लादेश में और ढाका बांग्लादेश में, और बाकी भारत में, दोनों कोलकाता। तो इस तरीके से 2 ट्रेनें पहले चल रही थी भारत और बांग्लादेश के बीच। अब एक नई ट्रेन सेवा प्रारंभ करने की बात की गई है और चटगांव तथा कोलकाता के बीच नई बस सेवा भी प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेश से इलाज के लिए आने वाले लोगों को जो है भारत क्या देगा, ई मेडिकल वीज़ा सुविधा प्रदान करेगा। ई मेडिकल वीज़ा बनता है किसी देश से आने वाले को यह मेडिकल वीज़ा दिया जाता है और वह कुछ समय के लिए इलाज करवाने के लिए देश में आता है। फिर है बांग्लादेश के उत्तरी पश्चिमी भाग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत ने रंगपुर में नया सहायक उच्चायोग खोलने का निर्णय भी लिया है। इस अवसर पर दोनों देशों ने हरित साझेदारी के लिए साझा दृष्टिकोण को अंतिम रूप देने वाले दस्तावेज पे भी हस्ताक्षर किए हैं। अब महत्वपूर्ण समझौते क्या हुए हैं यह आपको याद रखने हैं। भारत बांग्लादेश ने डिजिटल साझेदारी के समझौतों पर हस्ताक्षर किए। समुद्री सहयोग यानी ब्लू इकोनॉमी, इस समझौते का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा सहयोग में संबंधों को मजबूत करना और नीली अर्थव्यवस्था में अवसरों की खोज करना है। समझौते में स्वास्थ्य चिकित्सा पर सहयोग की नवीनीकृत किया जाएगा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उपग्रह संचार में सहयोग बढ़ाने के लिए इन स्पेस, जो कि इंडिया का जानते ही होंगे, इन स्पेस बना था, ज़्यादा पुराना नहीं, 4-5 साल पहले बना था। और बांग्लादेश के आईसीटी और दूरसंचार मंत्रालय, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी तथा दूरसंचार मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है। भारत और बांग्लादेश के रेल मंत्रालय के बीच रेलवे संपर्क बढ़ाने और सीमा पार परिवहन को सुगम बनाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, तो यह भी ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद है समुद्र विज्ञान में संयुक्त अनुसंधान और अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए समुद्र विज्ञान में सहयोग पर समझौता हुआ है। आपदा प्रबंधन रणनीतियों और तन्यता प्रयासों को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया गया। मत्स्य पालन में सहयोग के लिए दोनों पक्षों में समझौता हुआ है। और रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और DSCSC यानी रक्षा सेवा कमान स्टाफ कॉलेज मीरपुर, जो मीरपुर ये बांग्लादेश में, तो जो रक्षा क्षेत्र में सैन्य शिक्षा और रणनीतिक अध्ययन सहयोग को बढ़ावा देंगे। तो यह ध्यान रखना है, समझौते आपको ज़रूर याद रखने हैं। फिर है भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी क्लाइमेट वॉच सबसे बड़ी लगाई गई है। कहाँ लगाई गई है? 23 अप्रैल पृथ्वी दिवस होता है उस दिन CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने पृथ्वी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में रफ़ी मार्ग नई दिल्ली में CSIR मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी यानी क्लाइमेट वॉच स्थापित की है। अब जलवायु घड़ी क्या है? एक सरल उपकरण पर केंद्रित है। एक घड़ी जो शून्य उत्सर्जन यानी हमारी समय सीमा तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण समय विंडो की गिनती करती है, जबकि प्रमुख समाधान मार्गों पर हमारी प्रगति को ट्रैक करती है। जलवायु घड़ी एक कॉन्सेप्ट है, परियोजना है, जो अमेरिकी लोगों की एक टीम के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था कि लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए तथा लोगों को यह बताया जाए कि हमारे पास अपने ग्रह को बचाने के लिए कितना समय बचा है, और यह भी दिखाना इसका उद्देश्य है कि हम इस संख्या का उपयोग क्लाइमेट एक्शन को गति देने के लिए कैसे कर सकते हैं। अब इसमें सितंबर 2020 में न्यूयॉर्क में लॉन्च के बाद से, यानी अमेरिका में ही लॉन्च हुआ था यह क्लाइमेट वॉच। क्लाइमेट क्लॉक टीमें चियापास से कजाकिस्तान तक, चियापास जो कि मैक्सिको में है, मैक्सिको का राज्य है, और यहाँ चियापास पठार भी है, आप जानते होंगे चियापास पठार भी पढ़े होंगे, चियापास प्लेट्यू। तो चियापास से कजाकिस्तान तक
कोरिया से ग्लासगो तक दुनिया भर में सक्रिय हुई हैं। तो यानी ये टीमें जो है क्लाइमेट वॉच लगाने में सपोर्ट करती हैं, और क्लाइमेट वॉच का जो उद्देश्य है वो अभी आपको ध्यान रखना है। तो भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट वॉच नई दिल्ली में लगाई गई है, या ध्यान रखिएगा। फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट अगली जो खबर है कि राइसोटोप परियोजना, आइसोटोप नहीं है राइसोटोप, आइसोटोप सुनते होंगे आप केमिस्ट्री में, वैसे ही राइसोटोप योजना है जो राइनासोर्स को बचाने के लिए, गैंडों को बचाने के लिए है। अब गैंडों को बचाने के लिए यह क्यों योजना है, कैसी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो गैंडों को बचाने के लिए है, और दक्षिण अफ्रीका में इसको फिर से प्रारंभ किया गया। एक्चुअली ये हुआ क्या है कि ये पहले 2021 में प्रारंभ किया गया था, और इसका उद्देश्य है कि अवैध शिकार पर अंकुश लगाना। गैंडों की जो सींग होती हैं वह बहुत मूल्यवान होती हैं, तथा उनका जो है ब्लैक वो किया जाता है, तस्करी की जाती है, और इससे क्या होता है गैंडे दिन रात जो है वहाँ पे गैंडों का शिकार किया जाता है और मारे जाते हैं। तो गैंडों को बचाने के लिए दक्षिण अफ्रीका में यह प्रारंभ किया गया था 2021 में। अभी लेटेस्ट में इसमें क्या किया गया है कि जैसे गैंडे की सींग होती है उसमें क्या कर दिया गया है, उसमें एक रेडियोधर्मी सामग्री को जो है सींग में इंजेक्ट कर दिया गया है। इससे क्या होगा, जैसे रेडियो एक्टिव है, और वह क्या करेगा जब आप उसका शिकार कर लेंगे तो वह रेडियो एक्टिविटी की वजह से वह सींग जो है किसी काम की नहीं रहेगी, वह किसी काम की नहीं रहेगी, और जब किसी काम की नहीं रहेगी तो लोग शिकार ही नहीं करेंगे। तो यानी जो सींग है उसमें जो है रेडियो एक्टिव सामग्री को इंजेक्ट यानी उसमें डाल दिया गया है, और इससे क्या होगा कि शिकारी समझ जाएंगे कि इसकी सींग कोई काम की नहीं है, तो उस पर उसका शिकार भी नहीं करेंगे। तो मेन उद्देश्य इसका यही है कि अवैध शिकार पर इसका अंकुश लगाना है। सबसे पहले परियोजना ध्यान रखिएगा अफ्रीका में, यानी दक्षिण अफ्रीका में 2021 में शुरू की गई थी। लेटेस्ट खबर यही है कि इसमें जो है रेडियो एक्टिव सामग्री मटेरियल को डाल दिया गया। अब अगली जो खबर है तिरुवनंतपुरम जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। यह भी इम्पोर्टेंट है। तो केरल का तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया। यह सम्मान उसे भारतीय उद्योग परिसंघ के सतत उत्कृष्टता केंद्र से मिला है। कठोर मूल्यांकन के माध्यम से यह सत्यापित किया गया कि तिरुवनंतपुरम जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अनुकरणीय अपशिष्ट प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रणनीतियों को लागू किया, जिसके परिणाम स्वरूप लैंडफिल यानी कचरे का जो वो ढेर होता है लैंडफिल, उसमें 99.50% कचरे का प्रभावशाली उपयोग हुआ, यानी उसका वेस्ट मैनेजमेंट किया गया है। अब हवाई अड्डे में एक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है जो ISO सर्टिफाइड है, मानक का पालन करती है, और जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय प्रदर्शन में सुधार करना और अपशिष्ट आधारित क्रेडल टू क्रेडल सिद्धांत को कम करना। इस तरीके से CII के द्वारा यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और इसकी बात करें तो यह बहुत ही पुराना संगठन है। 1895 में यह कन्फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के रूप में स्थापित हुआ था। बाद में इसका नाम कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कर दिया गया। वर्तमान में अगर बात करें तो 23-24 के लिए इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं संजीव पुरी। तो संजीव पुरी हैं। अब बात करें केरल है। केरल आपको पता ही होगा कि SDG इंडेक्स जो इंडिया का आता है, इंडिया के द्वारा SDG इंडेक्स इंडिया में कौन निकालता है, नीति आयोग। उसमें भी केरल और उत्तराखंड दोनों टॉप परफॉर्मर रहे थे, यानी टॉप पर रहे थे। और अगर बात करें SDG जो ग्लोबल आता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, उसमें भारत की रैंक 112वीं थी, 112 थी। कितने देशों में, 166 देशों में। तो SDG रिपोर्ट में अब केरल में आप जानते होंगे कोझिकोड को यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है, जो कि भारत का पहला शहर है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, केरल हमेशा चर्चा में रहता है। SDG में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट एक्शन में सब में अच्छा परफॉर्म करता है, लिटरेसी में तो करता ही है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक रिपोर्ट है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। यह रिपोर्ट जो बताती है कि मतलब पूरे विश्व में
कितने लोग हैं जो ड्रग्स का सेवन करते हैं और कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज में आ रही हैं। तो यह वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जो है, यह यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसको ड्रग्स एंड क्राइम बोलते हैं, इसको काट दीजिए। तो UNODC द्वारा दिया गया, जारी किया गया, और इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। तो यह भी ध्यान रखिएगा। विश्व में कुल ड्रग्स उपयोगकर्ता की संख्या कितनी है? आप ये देखिए 292 मिलियन यानी 29.2 करोड़ लोग, और पिछले 10 सालों में 20% की वृद्धि हुई है। यानी लगातार नशेड़ी बढ़ते जा रहे हैं, ड्रग्स का सेवन लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सबसे ज़्यादा जो ड्रग्स यूज किया गया दुनिया में, सबसे लोकप्रिय ड्रग्स कौन सी रही? वह है कैनाबिस यानी गांजा भांग। 228 मिलियन लोग इसका यूज किए हैं। वहीं ओपियोइड्स यानी ये होता है अफीम, अफीम से संबंधित जो हैं वो हैं 60 मिलियन, और एम्फेटामिन जो 30 मिलियन है। बाकी हैं उसको आपको ध्यान नहीं रखना है, सबसे ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं कैनाबिस। अब अगला अभियान है आपका पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान। यह अभी लेटेस्ट है। जुलाई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ के अकबर नगर में हरशंकरी के पौधे लगाकर पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान का प्रारंभ किया है। यह अकबर नगर वही है जो बहुत न्यूज़ में भी था, क्योंकि यहाँ पे जो अवैध बस्तियाँ थी उनको पूरा तहस नहस करके पूरा मैदान बना दिया गया है। अब वह सरकार अपने अनुसार उसका उपयोग करेगी भूमि का, और उसी में यह लगा के जो पौधा है यह अभियान प्रारंभ किया गया। अब इस अभियान का उद्देश्य क्या है कि 36.5 करोड़ पौधे लगाने का यह बृहद वृक्षारोपण अभियान है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पेड़ माँ के नाम पहल के अनुरूप शुरू किया गया है। जैसा कि मोदी जी ने 5 जून 2024 को ही, इस दिन जानते होंगे आप कौन सा दिन होता है? विश्व पर्यावरण दिवस। उसी के दिन यह पहल प्रारंभ की थी, एक पेड़ माँ के नाम। और 1 से 15 जुलाई तक का जो है इस अभियान का वो रखा गया था कि इसको व्यापक रूप से चलाया जाएगा। हालांकि उसके बाद कई राज्य अपने अपने अनुसार, समय के अनुसार चला रहे हैं। तो इससे पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 जुलाई 2024 को वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पे मित्र वन, यह बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मित्र वन की स्थापना की घोषणा की थी 8 जुलाई को। और मित्र वन की स्थापना के लिए कम से कम 35 वन प्रभाग स्थानों की पहचान करेंगे। और मित्र वन पहल का उद्देश्य उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर हरित आवरण को बढ़ाना है। वृक्षारोपण जन अभियान के तहत प्रत्येक जिले को मित्र वन के अलावा शक्ति वन, युवा वन और बाल वन जैसे विशिष्ट वन विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबर है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जानते होंगे 6 नए उत्पादों को GI टैग भी मिला था, वह भी ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो मैं बता देता हूँ फटाफट। जैसे वाराणसी का एक तिरंगा बर्फ़ी होता है, मिठाई स्वीट तिरंगा बर्फ़ी, वाराणसी का तिरंगा बर्फ़ी, उसको GI टैग मिला। ऐसे ही मेटल कास्टिंग क्राफ्ट वाराणसी का है, उसको भी मिला। ऐसे ही थारू जो जनजातियाँ होती हैं आपके तराई क्षेत्रों में पाई जाती हैं, थारू के द्वारा कढ़ाई जो की जाती है वह थारू कढ़ाई बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बेंत और बांस का शिल्प जो बरेली का बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे बरेली का जरी जरदोजी वह भी बहुत प्रसिद्ध है, वो उसको भी मिला है। ऐसे ही हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, हैंड ब्लॉक से जो है कपड़ों पे किया गया जो कलाकारी है वह भी GI टैग उसको मिला है। वह पिलखुआ जो कि हापुड़ का है, वहाँ का है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो 6 उत्पाद लेटेस्ट अभी मिले थे, आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर पूर्ण ट्रेन ट्रायल का जो है सफल परीक्षण हो गया है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। कश्मीर घाटी को शेष भारत, जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी को शेष भारत से रेल लिंक द्वारा जोड़ने की दिशा में 20 जून 2024 को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारतीय रेलवे ने हासिल की। इस दिन रेलवे ने संगलदान से रियासी तक 46 किलोमीटर के खंड पर मेमू ट्रेन का सफल परीक्षण किया है।
इससे पहले 16 जून को इस रूट पर रेल इंजन को चलाकर सफल ट्रायल किया गया था। जम्मू और कश्मीर के रियासी ज़िले में बक्कल और कौरी के बीच यह पुल 1.3 किलोमीटर लंबा और चिनाब नदी तल से 359 मीटर ऊपर है। बस आपको यही ध्यान रखना है, सबसे पहले तो यह पुल रेलवे आर्क पुल है, रेलवे आर्क के नुमा ऐसे है, ऐसे। अब इधर जो है पहाड़ी क्षेत्र, ऊंचाई क्षेत्र है और इधर पहाड़ी क्षेत्र है। ये बीच में बहुत नीचे खड्डा है गहरा खाई, और ऐसे पुल बनाया गया है। ये यहाँ पे लोहे के वो लगा के इसको कनेक्ट किया गया है, दोनों पुल इसको पहाड़ियों के बीच में, और ऐसे ऊपर सपोर्ट लगाया गया है, आर्क बनाया गया है, आर्क ऐसे आर्क बना है। तो ध्यान रखिएगा, रेलवे आर्क ब्रिज है यह, और इसकी लंबाई ध्यान रखनी है आपको। और उसके बाद में यह किसको किसको जोड़ता है ये ध्यान रखना है। तो किसको जोड़ता है? बक्कल और कौरी। बक्कल को कौरी से बोल लीजिए या कौरी को बक्कल से, इसको जोड़ता है। और 1.3 किलोमीटर लंबा है और चिनाब नदी पर है और 359 मीटर ऊपर है। यानी ऊंचाई इसकी कितनी है, नदी तल से कितनी ऊंचाई है? 360 लगभग मान लीजिए। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब यह पुल जो है सबसे ऊंचा एकल मेहराब वाला रेलवे पुल है। मेहराब मैंने बताया कि आर्क ब्रिज है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे, तो इसको मेहराब मान सकते हैं, ऐसे बना है। जो 227 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि यह किस परियोजना का हिस्सा है। तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का यह हिस्सा है, उसी रेलवे लाइन पर यह पुल पड़ता है। चिनाब पुल का निर्माण एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसमें विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण सहित प्रतिष्ठित भारतीय संस्थान शामिल है। क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स था यह पुल बनाना, और पुल बनाना ही मतलब उद्देश्य नहीं होता है, पुल सही से चले, उसकी आयु ज़्यादा हो, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भी उसमें शामिल हुआ। तो कई सारे संगठन मिलके, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन मिलके इस पुल में जो है इसका निर्माण किया गया है। इसमें 17 खंड है, जिनमें से मुख्य मेहराब जो है 467 मीटर लंबा है, जो इससे अपनी तरह का सबसे लंबा खंड बनाता है। मेहराब में स्टील के बक्से लगे हैं और स्थिरता बनाने के लिए, स्थिरता जो है उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, तो बक्सों में कंक्रीट भरा गया है। तो यह ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट नहीं। इस पुल को 120 वर्ष के जीवन काल के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे 266 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज़ हवा की गति को झेलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि वहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी हवाएं तेज़ चलती हैं, तो उसके लिए भी यह कंट्रोल में रहे। और विस्फोट रोधी बनाया गया है, और यह देश के अधिकतम तीव्रता वाले जोन 5 भूकंप बलों को झेलने में भी सक्षम है। चिनाब नदी, जैसा कि चिनाब नदी पे यह पुल बना है, तो ध्यान रखिएगा, चिनाब नदी भारत और पाकिस्तान की प्रमुख नदी है, सिंधु नदी की सहायक है। यह नदी हिमाचल और लाहौल और स्पीति जिलों में ऊपरी हिमालय के तांडी नामक स्थान पर 2 धाराओं चंद्रा तथा भागा के संगम से बनती है। तो चिनाब नदी किससे बनती है? चंद्रा और भागा के संगम से बनती है। अब पहला रीजनल डेयरी कॉन्फ्रेंस एशिया पैसिफिक, एशिया क्षेत्र में पहला डेयरी जो है कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसको ध्यान रखना है, पहला है इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह भारत में हुआ है, यह भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए और इम्पोर्टेंट है। तो कोची केरल में इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन भारत के पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री जो इस समय कौन है, ललन सिंह हैं, उनके द्वारा, यानी यह मंत्रालय प्लस कौन, IDF यानी अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन, दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया। जैसा कि IDF का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। और विश्व डेयरी सम्मेलन 2023 में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन द्वारा शिकागो में हुआ था। यह कई बार क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा, शिकागो में हुआ था। लेकिन अब जो 2024 में होगा वह आपको ध्यान रखना है, वह पेरिस में होगा, और यह अक्टूबर माह में होगा, अक्टूबर में होगा। तो यह ध्यान रखिएगा। अब लगातार भारत 6वें वर्ष वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष पर रहा है। यह क्या होता है? जैसे इंटरनेट को बंद कर दिया जाए, शटडाउन कर दिया जाए,
तो क्यों कर दिया जाता है? कोई मान लीजिए कोई इनस्टेबिलिटी आ गई, कोई अशांति आ गई, कोई उपद्रव हो गया, जैसे कश्मीर में धारा 370 हटाई गई तो शटडाउन कर दिया गया था इंटरनेट। तो ये सारी वजह होते हैं इसके शटडाउन करने के। तो डिजिटल अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने वाले गैर लाभकारी समूह एक्सेस नाउ और कीपैड ऑन गठबंधन द्वारा संकलित 15 मई 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2023 में इंटरनेट शटडाउन के 116 मामले दर्ज किए गए, जो वैश्विक स्तर पर 39 देशों में किए गए शटडाउन के कम से कम 283 मामलों का 41% है। तो यह आपको ध्यान रखिएगा, भारत जो है विश्व में शीर्ष पर है। परिणाम स्वरूप भारत अब लगातार छठे वर्ष वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक इंटरनेट बंद करने का आदेश देने वाला देश बन गया है। 2023 की सिकुड़ता लोकतंत्र बढ़ती हिंसा इंटरनेट शटडाउन नामक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में स्थानीय शटडाउन के बजाय क्षेत्रीय शटडाउन की प्रवृत्ति बढ़ी है, मुख्यतः मणिपुर और पंजाब में। जैसा कि आप जानते होंगे, मणिपुर में हिंसा चली, काफ़ी दिन तक वहाँ पे संघर्ष चलता रहा कुकी और उनके जनजातियों के बीच में। तो इसको ध्यान रखिएगा, मणिपुर इस वजह से वहाँ पे बंद रहा, पंजाब में भी। तो 2023 में म्यांमार ने 37 इंटरनेट शटडाउन के साथ भारत का अनुसरण किया। उसके बाद ईरान ने 34 बार इंटरनेट शटडाउन किया। फिलिस्तीन और यूक्रेन में क्रमशः 16 और 8 बार शटडाउन देखा गया। पाकिस्तान में 7 बार और इराक में 6 बार। तो ये वही क्षेत्र हैं जहाँ पे ज़्यादातर जो अशांति रही है वहीं पे शटडाउन किया गया है। तो कोई ख़ास वजह से या सरकार ने जो है डिजिटल जो आपका अधिकार है उससे वंचित करने के लिए नहीं, बल्कि स्थिरता लाने के लिए ऐसा सरकारें करती हैं। कोई इसमें ख़ास रीज़न नहीं है, लेकिन रिपोर्ट है तो पढ़ना है आपको। फेसबुक को 11 देशों में 23 बार ब्लॉक किया गया है। इसके बाद ट्विटर को 10 देशों में 21 बार ब्लॉक किया गया। व्हाट्सएप को 9 देशों में 19 बार ब्लॉक किया गया और यूट्यूब को 9 देशों में 17 बार। जानते हैं आप, सोशल मीडिया साइट्स हैं और सोशल मीडिया साइट्स सबसे बड़ा जो अशांति का आज वर्तमान में अशांति का जो सबसे बड़ा कारण है वह सोशल मीडिया साइट है, क्योंकि यह आपको मुक्त जो है अधिकार देता है। आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी वीडियो बनाइए, कुछ भी करिए सोशल मीडिया पे, कोई पूर्ण आज़ादी है। आप डालते रहिए जो अपना बयान देना है या किसी को भड़काना है, कुछ भी करते रहिए। तो इसीलिए इसको बंद किया गया, क्योंकि यह सोशल साइट्स थी। रिपोर्ट में कहा गया शटडाउन से कथित तौर पर अकेले 2023 की पहली छमाही में देश यानी भारत $1.9 बिलियन और विदेशी निवेश में 118, यह डाटा इम्पोर्टेंट है, 118 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। अब कैसे होता है नुकसान? जब आपके यहाँ इंटरनेट सेवा बंद है तो जानते ही आजकल डिजिटल युग है, तो उसमें आपकी जो सेवाएं हैं वह रुक जाती हैं। अब एक दिन का शटडाउन देश में 379 लोगों को बेरोजगारी की ओर धकेल सकता है। यह तो फैक्ट सही है। 2023 में भारत सहित 9 देशों में 74 इंटरनेट शटडाउन संघर्षों के कारण हुए और 15 देशों में 63 शटडाउन विरोध प्रदर्शनों के कारण हुए। परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए भारत सहित 6 देशों में 12 बार शटडाउन किए गए। तो यह भी ध्यान रखिएगा। फिर अगली खबर है, गन्ना अनुसंधान संस्थान कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट है यूपी के एग्ज़ाम के लिए और देश के लिए भी है, क्योंकि यह राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, यूपी का ही नहीं पूरे भारत का है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसको क्या मिला है? कृषि नेतृत्व पुरस्कार मिला है। 10 जुलाई 2024 को भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो कि लखनऊ में स्थित है, इसको उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार नई दिल्ली में एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में प्रदान किया गया है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के बारे में आपको जानना चाहिए, तो यह लखनऊ में है। स्थापना 1952 में तत्कालीन भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति द्वारा की गई थी। भारत सरकार ने 1 जनवरी 1954 को भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति से इस संस्थान का अधिग्रहण कर लिया था, यानी यह गवर्नमेंट की जो है संस्था बन चुकी थी। 1 अप्रैल 1969 को इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो कि गवर्नमेंट का ही है तो उसके अधीन कर दिया गया है।
चूँकि यह कृषि से संबंधित थी तो उसी के अंडर में इसको कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। अब है ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम। यह क्या है? पाकिस्तान द्वारा किया गया है और इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि स्थिरता के लिए जो है, स्थिरता के लिए काम करना, यानी पाकिस्तान में स्थिरता। आप सोचिए, आप पाकिस्तान जैसे देश आतंकवाद को रोकने की बात कर रहे हैं, जबकि खुद ही देश के अंदर जो आतंकवादी बैठे हैं लगातार उनको सरकार पोषित कर रही है, उनको नहीं रोका जा रहा है, बल्कि ये अफ़गानिस्तान के जो है आतंकवाद को ख़त्म करना चाहते हैं। चूँकि इनको समस्या हो रही है, इनके यहाँ जो आतंकवाद का प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ा कम हो जा रही है, इसलिए ये जो है पाकिस्तान से, मतलब अफ़गानिस्तान से आने वाले आतंकवाद को ख़त्म करना इसका उद्देश्य है। तो इसका नाम याद रखिएगा, क्या है? ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम। इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इससे पहले भी ऐसा ही ऑपरेशन शुरू किया गया था नवाज़ शरीफ के काल में, जब प्रधानमंत्री थे। ज़र्ब-ए-अजब मिशन भी शुरू किया गया था। जैसा कि वर्तमान में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ हैं, तो कंफ्यूज मत कर दीजिएगा नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ से। अब अगला है लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 लागू हो गया है। यह क्या है देखते हैं। केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 को लागू कर दिया गया। इस संबंध में 21 जून 2024 को अधिसूचना जारी की गई। यह कानून इसी फरवरी 6 फरवरी को लोकसभा, 9 फरवरी को राज्यसभा द्वारा संसद में पारित हुआ और राष्ट्रपति ने 12 फरवरी को इसको मंजूरी दे दी गई, मतलब राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया गया। अब सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए लाए गए इस कानून में 10 साल तक की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना शामिल है। सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर 3 से 5 वर्ष की सज़ा, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। इसमें नकल पर रोकथाम के लिए न्यूनतम 3 से 5 वर्ष तक की कैद और इस तरह के संगठित अपराध में शामिल लोगों को 5 साल के लिए जो 5 से 10 साल की जेल की सज़ा और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। इस कानून के दायरे में कौन कौन आएगा? यूपीएससी आएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रेलवे की ओर से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की जो ओर से जो आयोजित सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं होती हैं उनके लिए यह लागू होगा। तो यह भी ध्यान रखिएगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो है ऐसा ही कानून बनाया है, उसको भी ध्यान रखिएगा। अध्यादेश पहले आया था, अब कानून भी बनने वाला है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो प्रदेश में जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले जब लगातार बढ़ रहे थे तो ऐसा प्रावधान आया और इसमें भी आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना किया गया है। इसका नाम है उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश के रूप में आया था। 25 जून को आया था यह, और विधानसभा सत्र में इसको शायद पास भी हो गया है। विधानसभा से तो पास हो गया था, अभी क्लियर नहीं है तो कि पास हो गया, पूरा कानून बन जाएगा वैसे ये तो, क्योंकि इस पे विपक्ष भी समर्थन देना चाहेगा। तो यह भी उत्तर प्रदेश, पहले तो अध्यादेश आया था 25 जून को, ध्यान रखिएगा 25 जून को। जैसे केंद्र का जो यह है आपका लोक परीक्षा, वैसे ही उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024 आया था, ध्यान रखिएगा। अब वन अग्नि यानी वन जो जंगल में आग लग जाती है उससे क्या मतलब, उसको रोकने के लिए उत्तराखंड का पीरू लाओ पैसे पाओ मिशन शुरू किया गया है। जंगल की आग को रोकने के लिए उत्तराखंड में पीरू लाओ पैसे पाओ, अब यह क्या है देखते हैं। 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर में वनाग्नि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पीरू लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की। यह मिशन उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा। मिशन के तहत पीरूल कलेक्शन सेंटर पर 50 रुपये किलो के हिसाब से पीरूल खरीदा जाएगा। पीरूल होता क्या है अभी देख लीजिएगा। इस मिशन का संचालन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।
इसके लिए 50 करोड़ का कार्पस फंड अलग से रखा जाएगा। पिरूल का तात्पर्य पहाड़ों पर पाई जाने वाले चीड़ के जो पत्तियां होती हैं उनसे है, या जब सूख जाती हैं तो क्या होता है, इनमें आग का जो है आग के लिए सबसे बड़ा कारण बन जाती हैं। इसकी उत्कृष्ट ज्वलन क्षमता के कारण उत्तरकाशी जिले के चकोरी धनारी गांव में पिरूल के उपयोग से बिजली उत्पादन के लिए 25 किलोवाट क्षमता का बिजली संयंत्र भी स्थापित किया गया है। ध्यान रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी सारस क्रेन की आबादी में वृद्धि हो गई है, या ध्यान रखिएगा। 10 जुलाई को 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 19,918 सारस क्रेन पक्षी हैं, जो वर्ष 2023 की तुलना में 396 अधिक हैं, यानी एक साल में 396 बढ़े हैं। 20-21 जून 2024 के दौरान की गई नवीनतम ग्रीष्मकालीन गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी सारस क्रेन की आबादी बढ़ रही है। अब ग्रीष्मकालीन गणना में पूरे उत्तर प्रदेश में 2 दिनों तक 10,000 नागरिकों ने भाग लिया। इटावा वन प्रभाग में सारस क्रेन की सर्वाधिक संख्या है। बिल्कुल यह ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक कहाँ पे है? इटावा वन प्रभाग में है। वहीं हापुड़ और पलियाखीरी में सबसे कम है, 2 दर्ज की गई हैं। तो यह ध्यान रखिएगा। अब इस संख्या दी हुई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सबसे ज़्यादा और सबसे कम ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा इटावा वन प्रभाग में है और सबसे कम हापुड़ और पलियाखीरी वन प्रभाग में है। तो यह ध्यान रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश में जैसा कि ये तो स्टेट बर्ड था, ऐसे ही स्टेट फ्लावर होता है पलास स्टेट फ्लावर है। वहीं स्टेट ट्री की बात करें तो अशोका ट्री है, अशोका ट्री। और स्टेट डांस आपको पता ही होगा, कथक है, कथक। और स्टेट एनिमल है स्वैम्प डियर, जिसे बारहसिंघा बोलते हैं, बारहसिंघा। तो यह भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। सीएम टूरिज्म फेलोशिप प्रोग्राम, यह भी उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। सीएम टूरिज्म फेलोशिप प्रोग्राम, इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यटन क्षेत्र में त्वरित निवेश की सुविधा के लिए शोधकर्ताओं का चयन करना। जैसे पर्यटन क्षेत्र का विकास किया जाए, और पर्यटन क्षेत्र का विकास करने के लिए उसमें जो है निवेश फंड की ज़रूरत भी होगी, निवेश का भी जो है आवश्यकता होगी। तो उसके लिए त्वरित निवेश कैसे प्राप्त हो, इसके लिए शोधकर्ताओं का जो है चयन किया जाएगा इसमें। अब शोधकर्ताओं का चयन कैसे किया जाएगा? इसके तहत 25 शोधकर्ताओं का चयन किया जाएगा और हर शोधकर्ता को 40,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें 30,000 रुपये वेतन के रूप में तथा 10,000 क्षेत्र के निरीक्षण के रूप में। मान लीजिए किसी क्षेत्र का जिसका पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करना है, तो उस क्षेत्र पे जब वह जो रिसर्चर जाएगा तो उसका अवलोकन करने या निरीक्षण करने, तो उसको 10,000 रुपये उस क्षेत्र के लिए दिया जाएगा और 30,000 रुपये वेतन के रूप में दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। यूपी फेलोशिप जो है टूरिज्म फेलोशिप प्रोग्राम। अब अगला है WHO ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को मान्यता दी है। अब मान्यता देने से क्या लाभ होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आयुष मंत्रालय के अधीन हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है। ध्यान रखिएगा। 1956 में स्थापित NIIMH आयुष की विभिन्न डिजिटल पहलों में अग्रणी रहा। अब 14 जून 2024 को घोषित यह मान्यता 4 साल की अवधि के लिए दी गई है, जिसे NIIMH ऐसा सम्मान पाने वाला भारत का तीसरा संस्थान बन गया है। अब किया क्या है? NIIMH ने अमर पोर्टल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो 16,000 आयुष पांडुलिपियों को सूचीबद्ध करता है। यानी आयुष से संबंधित जो 16,000 पांडुलिपियाँ हैं, यानी पांडुलिपियाँ किसको बोलते हैं? उससे संबंधित जो लिखी गई किताबें हैं, पांडुलिपि लिखी गई किताबें, उनसे संबंधित जो पुरानी से लेकर नई तक हैं उनको सूचीबद्ध किया है 16,000। ध्यान रखिएगा। जिसमें 4,249 डिजिटलाइज्ड पांडुलिपियाँ हैं और 1,224 दुर्लभ पुस्तकें हैं, यानी बहुत पुरानी होंगी, दुर्लभ हैं, जो जल्दी मिलती नहीं हैं। और 14,126 कैटलॉग और 4,114 पत्रिकाएं शामिल हैं। तो अमर पोर्टल आपको ध्यान रखना है, अमर पोर्टल विकसित किया था, उसी में इसको डाला गया है। अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं में डिजिटल परियोजनाओं में आयुर्वेदिक ऐतिहासिक छापों का प्रदर्शन, शाही पोर्टल यह भी ध्यान रखिएगा, शाही पोर्टल शामिल है, जो 793 चिकित्सा ऐतिहासिक कलाकृतियों
कलाकृतियाँ प्रदर्शित करता है और आयुष परियोजनाओं की ई पुस्तकें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में यानी डिजिटल, जो शास्त्रीय पाठ्यपुस्तकों के डिजिटल संस्करण का प्रदान करती है। तो यह भी ध्यान रखिएगा। जैसा कि WHO आप जानते ही होंगे, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? टेड्रोस आधानोम ADHANOM आधानोम। और कहाँ मुख्यालय? जिनेवा में। ध्यान रखिएगा। स्थापना अगर बात करें तो इसका 1948 में स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है। अब फिर है सलखन जीवाश्म पार्क, यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सलखन जीवाश्म पार्क, इसको क्या किया गया था कि विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव दिया गया था। शामिल नहीं हुआ है, शामिल करने के लिए प्रस्ताव दिया गया। जैसा कि आपको पता होगा कि जो यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक थी, दिल्ली में हुई है इस बार। वेरी इंपॉर्टेंट है, किस नंबर की है और कहाँ पे हुई है? दिल्ली में हुई है। तो उसी में सलखन जीवाश्म पार्क, जो कि सोनभद्र जिले में है, उसको शामिल करने के लिए प्रस्ताव दिया गया था। सलखन जीवाश्म पार्क, जिसे आधिकारिक तौर पर सोनभद्र जीवाश्म पार्क के नाम रूप में जाना जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित एक जीवाश्म पार्क है। यह सोनभद्र जिले में राजमार्ग SH5A पर सलखन गांव के पास रॉबर्टगंज से 12 किलोमीटर दूर स्थित है। पार्क में लगभग 1400 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म होने का अनुमान है। 1400 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म हैं। और सोनभद्र जीवाश्म पार्क में पाए जाने वाले जीवाश्म, जिसमें शैवाल, स्ट्रोमेटोलाइट प्रकार के जीवाश्म हैं। यह पार्क कैमूर वन्यजीव अभयारण्य से सटे कैमूर रेंज में लगभग 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। 8 अगस्त 2002 को जीवाश्म पार्क के रूप में औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, सलखन जीवाश्म पार्क सोनभद्र जिले में है। इसको प्रस्ताव दिया गया था लेकिन शामिल नहीं हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। भारत के 35वें विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिस्री को नियुक्ति की गई है। विक्रम मिस्री नियुक्त हुए हैं। इससे पूर्व ये भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। उप है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो वही हैं अजीत डोभाल, ये उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे विक्रम मिस्री। इनको विदेश सचिव बना दिया गया है और ये 35वें विदेश सचिव हैं। इन्होंने विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लिया है, यह ध्यान रखिएगा। विदेश मंत्री आप जानते ही होंगे, विदेश मंत्री वही हैं जो पुराने थे, इस बार भी वही बने हैं, एस जयशंकर। अब रवि अग्रवाल को देख लीजिए, CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। 29 जून 2024 को केंद्र सरकार ने रवि अग्रवाल को आयकर विभाग के प्रशासनिक निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। इन्होंने नितिन गुप्ता का स्थान लिया, जिनका विस्तारित कार्यकाल जो है 30 जून 2024 को समाप्त हो गया था। कैबिनेट की नियुक्ति के अनुसार रवि अग्रवाल अपनी सेवानिवृत्ति तिथि 30 सितंबर 2024 तक CBDT के अध्यक्ष रहेंगे। इसके बाद उन्हें 30 जून 2025 तक अनुबंध के आधार पर पुनः नियुक्त किया जाएगा। CBDT का मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसकी स्थापना 1963 में की गई थी। फिर हैं BN गंगाधर, जो कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने हैं, यह भी ध्यान रखना है। 3 जुलाई 2024 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। डॉक्टर BN गंगाधर जो हैं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान यानी निम्हांस के पूर्व निदेशक भी रहे हैं। वे स्वायत्त चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। उनकी नियुक्ति 4 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो उस तक होगी। और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का जो गठन है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 द्वारा किया गया था, जो 25 सितंबर 2020 को लागू हुआ। तो ध्यान रखिएगा। फिर हैं साइमन मैक, इनकी नियुक्ति हुई है। भारत का जो पहला AI यानी इसको बोलते हैं यूनिवर्सल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी, जो कि मुंबई में स्थापित हुई है। भारत की पहली AI रिलेटेड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड पहली यूनिवर्सिटी है भारत की, मुंबई में स्थापित हुई है। और इसके जो फाउंडर हैं यानी जो जिसने स्थापना की थी, उनका नाम था तरुणदीप
तरुणदीप एस आनंद, और यही इसके चांसलर भी हैं। तो इस यूनिवर्सिटी का जो है, एक हैं साइमन मैक, वो इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनाए गए हैं। और साइमन मैक जाने माने जो है टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर साइमन मैक। और ये अमेरिका के जो हैं सिलिकॉन वैली, और वहाँ पे इनका काफ़ी चर्चा है। जो है इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आदि में ये निपुण हैं बिल्कुल। तो साइमन जो है बनाए गए हैं, इसके रणनीतिकार और पुरस्कार विजेता प्रोफेसर साइमन मैक को नियुक्त किया गया है, वाइस चांसलर बने हैं, ये ध्यान रखिएगा। साइमन किसी भारतीय विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति के रूप में कार्यभार संभालने वाले पहले विदेशी नागरिक बने हैं, ध्यान रखिएगा। साइमन किसी भारतीय विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति के रूप में कार्यभार संभालने वाले पहले विदेशी नागरिक बन गए हैं, याद ध्यान रखिएगा। जॉन सलिवेन, वेदांता एल्युमिनियम ने अपने मुख्य कार्यकारी यानी CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जॉन सलिवेन को हाल में अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान 1972 में स्थापित हुआ था। और इसके जो चेयरमैन है ये उपाध्यक्ष हैं, वाइस चेयरमैन जॉन सलिवेन बने हैं। और जो चेयरमैन है उनका नाम है अली अल बकाली। तो इस तरह से अब बढ़ते हैं आगे। अब हैं कपिल सिब्बल जी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ वकील भी हैं। इनको क्या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मई 2024 में अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। चौथी बार सिब्बल को इस पद के लिए चुना गया है, तो यह भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बने हैं कपिल सिब्बल। तो इस तरह से आज की क्लास हमारी समाप्त होती है यहीं पे। क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों सहपाठियों के संग इसको शेयर करिए। और जो लोग चैनल पे नए हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और क्लास को पूरा देखने के बाद फिर मूल्यांकन करें कि क्लास कैसी है और एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रश्न आते हैं, ये भी आपको अच्छे से पता होगा। हर जो सीरियस कैंडिडेट है वह अच्छे तरीके से जानता है कि हमें करंट अफेयर कैसे पढ़ना होता है। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। सभी भाइयों बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।